आ रही है आवाज़? ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग का जो टॉपिक है वो मीडिएस्टिनम है, उसकी आज हम अप्लाइड करेंगे, क्लिनिकल नोट्स करेंगे। ठीक है। और जो मेरा कल का प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको जो है वो इसोफेगस और थाइमस कराया था, और जो है उसे प्रीवियस वाला सारा रिवाइज कराया था। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इसोफेगस और थाइमस की रिवीजन, एंड उसके बाद हम उसकी सारी मीडिएस्टिनम की आज अप्लाइड करेंगे। ठीक है जी। Esophagus. Esophagus is a tubular structure about 10 inches or it is 25 centimeter long that is continuous above with the laryngeal part of the pharynx opposite the six cervical vertebrae. ठीक है, एक ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, वर्टिकली लोकेटेड होता है। ठीक है, 10 इंचेस लॉन्ग और इट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कंटिन्यूस होता है ऊपर से लेरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो एक तो लेरेंजियल पार्ट होता है और एक इसका जो ना इसोफेजियल पार्ट होता है। ठीक है, किस लेवल पे? सिक्स ऑपोजिट सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री के लेवल पे। इट पासेस थ्रू द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ द 10th thoracic वर्टिब्री के लेवल से डायफ्राम को ये पियर्स करता हुआ नीचे एब्डोमेन में चला जाएगा। ठीक है, और जाके ज्वाइन कर लेगा स्टमक को। ठीक है, इन द नेक द इसोफेगस लाइज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के जो है इंटीरियरली इसोफेगस जो है वो लाई करता है, और लेटरली ये रिलेटेड होता है थायराइड ग्लैंड के लोब्स के साथ। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड के ये जो है ना बायलोब्ड होता है, और आपस में ये बायलोब जो है वो इसमस के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, इंटीरियरली जो है ये वर्टिबल कॉलम के आगे पड़ा है एसोफेगस। लिटरली जो है ना इसका रिलेशन है थायराइड ग्लैंड के लोब्स के साथ। इंटीरियरली इट इज कांटेक्ट विद द ट्रेकिया एंड द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ। इंटीरियरली इसके जो रिलेशंस हैं ट्रेकिया के साथ है और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ है। ठीक है, इन द थॉरिक्स इट पास डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट। थॉरिक्स में इसकी जो इसका कोर्स बताया वो डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड पर है थ्रू द सुपीरियर, यानी कि सुपीरियर मीडियास्टिनम से होता हुआ ये पास करेगा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। ठीक है, एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल द aortic आर्च पुशेस द esophagus ओवर टू द मिड लाइन। स्टर्नल एंगल जो मेनिब्रम स्टर्ना एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम से मिलकर बनता है, एंगल ऑफ लोएस या स्टर्नल एंगल, उस लेवल पे एओटिक आर्च जो है इसोफेगस को पुश करके इसको मिड लाइन ले आएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड से। अच्छा जी, इसके रिलेशन अगर हम इसको जो है वो सीक्वेंस वाइज देखें तो अबव डाउनवर्ड जो है वो इस तरतीब से है। इंटीरियरली ट्रेकिया है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस व्हिच कंस्ट्रिक्टेड एंड द पेरिकार्डियम व्हिच सेपरेट द एसोफेगस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये इसके रिलेशन इंटीरियरली हैं एसोफेगस के। देन पोस्टीरियर रिलेशन द बॉडीज ऑफ द thoracic vertebrae। ठीक है, the thoracic duct, the esophagus vein, the right posterior intercostal arteries, and at its lower end the descending thoracic aorta। ठीक है, ये भी आपको मैंने इसकी डायग्राम्स दिखाई थी। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे mediastinal प्लोरा है और टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन है। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, aortic आर्च है, thoracic डक्ट है। ठीक है, और mediastinal प्लोरा है। ठीक है, inferiorly to the level of the root of the neck। ठीक है, द वेगस नर्व लीव द पल्मोनरी प्लेक्सस को वेगस नर्व यहाँ पर मतलब लीव हो जाएगी और ज्वाइन करेगी सिंपैथेटिक नर्व के साथ टू फॉर्म द इसोफेजियल प्लेक्सस। ठीक है, द लेफ्ट वेगस लाइज इंटीरियरली द एसोफेगस एंड द राइट वेगस नर्व पोस्टीरियरली। अब लेफ्ट वेगस एसोफेगस के इंटीरियर पड़ी है और जो राइट वेगस नर्व है वो एसोफेगस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पड़ी है। अब इसोफेगस की जो ब्लड सप्लाई है, इसके ब्लड सप्लाई को हम 3 डिविजन्स में करेंगे, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड द लो 1/3। अपर 1/3 ऑफ द इसोफेगस इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। ठीक है, चूंकि इसका रिलेशन में भी मैंने आपको बताया था इसोफेगस के रिलेशन में जो है वो थायराइड ग्लैंड है, तो वहां से ये अपर 1/3 इसोफेगस अपनी सप्लाई लेगा इंफीरियर थायराइड आर्टरी से, और मिडिल थर्ड
बाय द ब्रांचेस ऑफ द डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा की ब्रांचेस से यहाँ से मिडल थर्ड से इसको सप्लाई मिल जाएगी। और जो लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, जो कि सीलिक ट्रंक से राइज होती है। डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है सीलिक आर्टरी या सीलिक ट्रंक, वहां से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी राइज होगी और वहां से ये लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस को सप्लाई करेगा, ठीक है। और इसी की कॉरस्पॉन्डिंग आर्टरीज की भी कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स होती हैं, ठीक है। तो वेन्स फ्रॉम द अपर थर्ड ड्रेन इनटू द इंफीरियर थायराइड वेन, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स में ही उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगी, ठीक है। और मिडिल वन थर्ड इजाइगस वेन में और लोअर वन थर्ड जो है ना लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में, अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन, ठीक है। आ जाते हैं हमारे पास लिम्फ वेसल फ्रॉम द अपर थर्ड ऑफ द एसोफेगस। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसको अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड में हम डिवाइड करते हैं। लिम्फ वेसल फ्रॉम द अपर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस वो ड्रेन करेगी डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। मिडिल वन थर्ड जो है एसोफेगस के जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियास्टल लिम्फ नोड में, ठीक है। और जो लोअर वन थर्ड है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है या सीलिक नोड में जाके ड्रेन आउट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हम तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। अपर वन थर्ड lymphatic drainage of the esophagus, middle one third lymphatic drainage of the esophagus and lower one third lymphatic drainage of the esophagus. upper one third की drainage जो है वो deep cervical lymph node, ठीक है, वहां ड्रेन करेगा। मिडिल वन थर्ड की लिम्फेटिक ड्रेनेज वो सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियास्टल लिम्फ नोड, जहां जहां से उसका पैसेज है एसोफेगस का। एसोफेगस जो है लेरेंजल पार्ट ऑफ द लेरिंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो सुपीरियर मीडियास्टम से होता हुआ पोस्टीरियर मीडियास्टम के अंदर एंटर होता है। तो वहां जहां जहां लिम्फ नोड्स पड़े हैं उसी के अंदर ये अपने आप को मिडिल वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस ड्रेन करेगा। जो लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस है, जैसे मैंने आपको बताया कि डायफ्राम को वो पेयर्स करेगा, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द 10th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे, वहां से उसको पेयर्स करके वो एंटर हो जाएगा स्टमक के अंदर, ठीक है। तो लोअर वन थर्ड जो है उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो सिलिक नोड्स के थ्रू होगी, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स उसी को सप्लाई करिए, उन्हीं के लिम्फ नोड के अंदर ये ड्रेन आउट कर जाएगा, ठीक है। एसोफेगस की जो नर्व सप्लाई है वो इज थ्रू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक इफरेंट एंड आफरेंट फाइबर्स वाया द वेगा एंड सिम्पैथेटिक ट्रंक, ठीक है। अब ये वाली जो है इसकी नर्व सप्लाई है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक इफरेंट आफ्रेंट फाइबर्स जो है वेगस नर्व के थ्रू एंड सिम्पैथेटिक ट्रंक के थ्रू, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ इट्स थोरेसिक कोर्स द एसोफेगस इज सराउंडेड बाय इसोफेजियल नर्व प्लेक्सस। अब जो कि आपको पता है कि जो लोअर वन थर्ड है वहां पर इसोफेजियल नर्व प्लेक्सस बना हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एसोफेगस की जो कंस्ट्रिक्शन है, अभी हम अप्लाइड में भी इसको देख लेते हैं कि किस किस लेवल पर क्यों है, ठीक है। और जो है एक तो लॉजमेंट कोई फॉरेन बॉडी की या कोई जो है एसिड्स जो है अगर आप ले लेते हैं उसके बाद स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और जब हम ईसोफेगोस्कोप डालते हैं विजुलाइज करने के लिए इसका इंटीरियर, उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो 3 जगह पे इसकी कंस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। आगे मूव करते हैं और ये कंस्ट्रिक्शंस के लेवल्स हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसोफेगस, ठीक है, एक मस्कुलर ट्यूब है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसके रिलेशन में आप आगे देख रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं, जिसमें आपको आर्च ऑफ एओर्टा नजर आ रहा है, पीछे आपको ट्रेकिया नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके और रिलेशंस में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि इसोफेगस आपको एक वर्टिकल मस्कुलर ट्यूब की सूरत में नजर आ रही है, ठीक है। और उसकी ब्लड सप्लाई जो है जैसे कि मैंने आपको बताई है अपर वन थर्ड की, मिडिल वन थर्ड की एंड लोअर वन थर्ड की, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। एक और जो है आपको राइट लेटरल व्यू ऑफ मिडियास्टम इस डायग्राम में शो हो रहा है। और ये किस तरह इसका सिंपैथेटिक ट्रंक जो नर्व सप्लाई वेगस और किस तरह ये इसोफेगस को सप्लाई कर रही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। थाइमस, थाइमस जो ये है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये भी मैंने आपको कल डिटेल में पढ़ाया था। अच्छा जी, thymus is a flattened bilobed structure lying between the sternum and the pericardium। एक thymus जो है वो बिल्कुल फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी 2 लोब्ड होती हैं, बाइलोब्ड है, ठीक है।
और ये किसके दरमियान जो है लाई कर रहा है, स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम के दरमियान है, क्योंकि ये आपके इंटीरियर मीडियास्टिनम एंड सुपीरियर मीडियास्टिनम का एक कंटेंट है, ठीक है। In the newborn infant, it reaches its largest size relative to the size of the body. Newborn infant के अंदर इसका साइज जो है ना, साइज ऑफ द बॉडी तक होता है स्टर्नम की, at which time it may extend up through the superior mediastinum, और जैसे जैसे टाइम जो है वो उसके साथ इसका साइज भी ग्रो करेगा और ये एक्सटेंड कर जाएगा सुपीरियर mediastinum में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ये इंटीरियर mediastinum का कंटेंट है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये सुपीरियर mediastinum का भी कंटेंट बन जाएगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट वेसल इनटू द रूट ऑफ द नेक तक जाएगा, ठीक है। और जैसे प्यूबर्टी से पहले, यानी कि प्यूबर्टी की टाइम को अटेन करने से पहले पहले इसकी फुल ग्रोथ होगी, और जैसे ही प्यूबर्टी आ जाएगी तो ये रिग्रेस कर जाएगा। द थाइमस कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक ये ग्रो करता जाएगा, तभी ये जो है इंटीरियर मीडियास्टिनम से एक्सटेंड करके सुपीरियर मीडियास्टिनम तक एक्सटेंड कर चुका है, ठीक है। और बट आफ्टर देयर आफ्टर अंडरगो इन्वोल्यूशन, जैसे प्यूबर्टी अटेन हो जाएगी तो ये इन्वोल्यूट कर जाएगा, ठीक है, रिग्रेस कर जाएगा। इट हैज अ पिंक लॉबुलेटेड अपीयरेंस, ये पिंक कलर का होता है, लॉबुलेटेड अपीयरेंस होती है इसकी, ठीक है। और इस यहाँ पर बेसिक जो डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स है, थाइमिक जो है वो लिम्फोसाइट्स को की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर थाइमस की जो ब्लड सप्लाई है वो द थाइमस इज बेसिकली सप्लाइड फ्रॉम इंफीरियर थायराइड आर्टरीज और इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, ये मीडियास्टिनम के लेटरल व्यू है, राइट लेटरल व्यू है, ठीक है। उसके अलावा इसके कंटेंट्स आप देख रहे हैं जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा रिवाइज करा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं आपको। लेफ्ट लेटरल व्यू है, दोनों व्यूज़ मैंने आपको शो कर दिए हैं, ठीक है। मीडियास्टिनम का राइट लेटरल व्यू जो है उसमें आप देखें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। ग्रेट वेसल्स, ग्रेट जो है वो आपको ब्लड वेसल्स हैं जिसमें वेन्स हैं, लार्ज वेन्स हैं, लार्ज आर्टरीज हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है सिंपैथेटिक ट्रंक है, उसके अलावा ट्रेकिया है, ठीक है ना, ब्रोंका है, प्रिंसिपल ब्रोंकस है राइट लेफ्ट साइड के, उसके अलावा जो है एसोफेगस है और अयोटा है, ठीक है। ये बेसिक का मीडियास्टिनम का राइट लेटरल व्यू या लेफ्ट लेटरल व्यू दिखाने का यहाँ पर मकसद ये है कि आपको मीडियास्टिनम के जो बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं या कंटेंट्स हैं वो यहाँ शो कराने के लिए मैंने आपको इस डायग्राम को पेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। सुपीरियर मीडियास्टिनम के कंटेंट्स जो थे वो जैसे आपको मैंने याद करवा दिए हैं कि थाइमस है, लार्ज आर्टरीज है, लार्ज वेन्स हैं, ठीक है। डिसेंडिंग आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आ जाता है आपके पास ट्रेकिया आ जाता है, एसोफेगस है, ठीक है। और सिंपैथेटिक ट्रंक है। फिर जब हम इंफीरियर मीडियास्टिनम की डिविजन्स पे जाते हैं तो उसमें इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर आ जाता है, ठीक है। तो इंटीरियर में कुछ लिगामेंट्स हैं, बेसिक आपकी कुछ वेसल्स हैं, और मेन जो कंपोनेंट है वो थाइमस है जो कि मैंने आपको करा दिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मिडल में हार्ट और पेरिकार्डियम है, ठीक है, वो आप डॉक्टर नबीला के साथ कर रहे होंगे। और जो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में उसमें आपका वही सारा कुछ जो मैंने आपको कल कराया था, एसोफेगस है, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा है, और जो है कुछ वेन्स है, आर्टरीज है, नर्व्स हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, ये देख लें। इसमें भी आपको वही सारा कुछ लेटरल, लेफ्ट लेटरल व्यू से नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हार्ट है, ठीक है। इसके हार्ट के कुछ लिगामेंट इंटीरियरली एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट होता है, ठीक है, जो कि इंटीरियर मीडियास्टिनम का कंपोनेंट है, ये कंटेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ वेसल्स, ये वेसल्स नज़र आ रही है, नर्व के साथ कंपनी का आ रही हैं, ठीक है। इसमें लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी एंड वेन है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये सारे के सारे कंटेंट्स नजर आ रहे हैं, कुछ वो सुपीरियर मीडियास्टिनम के हैं, कुछ आपके इंफीरियर मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के हैं या पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के हैं, ठीक है। और आपको पता है कि स्टर्नल एंगल से लेके फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर तक आपका जो है डिवीजन ऑफ मीडियास्टिनम है इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं, अप्लाइड एनाटॉमी में आ जाते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी जो है
उसमें हम जो है मीडियास्नम की अप्लाइड एनाटमी करेंगे आज। और आई होप आप लोगों ने जो है मीडियास्नम को बुक से खोल के पढ़ लिया हो, और बहुत इजी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एजाइगस वेन एंड केवल ऑब्स्ट्रक्शन। एजाइगस वेन भी मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर वेना केवा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एजाइगस वेन जो है उसकी ओपनिंग है पेरिकार्डियम में, जो है सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग से पहले या एंट्रेंस से पहले जो सुपीरियर वेना केवा का पोस्टीरियर एस्पेक्ट या पोस्टीरियर सरफेस है, उधर जाके एजाइगस वेन अपने आप को ओपन करेगी या उसके अंदर जो है वो चैनल बनाएगी। ठीक है, अच्छा जी, एजाइगस वेन एंड केवल ऑब्स्ट्रक्शन। चाहे केवल ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ स्पेसिफिकली सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा नहीं लिखा, क्योंकि दोनों हो सकती हैं। ठीक है, इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, चाहे आपकी सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा दोनों में से कोई सी भी एक ऑब्स्ट्रक्शन है या दोनों ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जो ब्लड बाईपास करेगा वो एजाइगस वेन के थ्रू करेगा। ठीक है, और जितनी ट्राइब्यूटरीज है उसके थ्रू करेगा। अगर ठीक है ऑल्टरनेट पाथवे ले लेगा। इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, इनमें से सुपीरियर वेना केवा जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या इन्फीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, द एजाइगस वेन प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द रिटर्न ऑफ वीनस ब्लड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो जो एजाइगस वेन जो है वो एक कोलेट्रल बनाएगा, एक अल्टरनेटिव पाथवे बनाएगा, ताकि जितना भी वीनस ब्लड है वो उसको रिटर्न बैक किया जाए। कहाँ पर? राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। ठीक है, जो कि आप सबको पता है कि जितना आपका लोअर हाफ ऑफ द बॉडी का वीनस ब्लड है वो आपका इन्फीरियर वेना केवा से आ रहा होता है। ठीक है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी का जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से इनटू द राइट एट्रियम जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है दिस इज पॉसिबल बिकॉज दीज वेन्स एंड द ट्राइब्यूटरीज कनेक्ट द सुपीरियर इंफीरियर वेना केवी। क्योंकि ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये जो वेन्स हैं और इनकी जो सुपीरियर हेमीजाइगस, इंफीरियर हेमीजाइगस, लंबर वेन, इंटरकोस्टल वेन्स, ये सारी की सारी जो ट्राइब्यूटरीज हैं ये कनेक्ट कर रही होती है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा को, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर और उससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर आप ये वाली डायग्राम यहाँ मैंने दोबारा से पेस्ट कर दी है, आप देख लें। इसमें जो है आपको सबसे पहले तो देखें बेटा, आप लोग जो किसी भी वेसल को याद करने के लिए एक उसकी पूरी जो डायग्राम्स है ना आपके नेटर में, उसको खोल लें। ठीक है, तो उसकी चैनलिंग देख लें कि कौन सी वेसल कहाँ कनेक्ट कर रही है, उसका क्या कोर्स है, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। उसके पीछे उसके आगे कौन कौन सी इंटरलिंक चीज़ें हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी डायग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपकी जो है इंटर लेफ्ट और राइट साइड पे, ठीक है, जो राइट इंटरनल जुगुलर वेन है और राइट सबक्लेवियन वेन, और इसी तरह लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ये दोनों मिलकर बनाती हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट साइड की लेफ्ट साइड की। राइट साइड का जो कोर्स है वो उसी तरह है, मगर जो लेफ्ट वाला है वो दोनों आपस में ज्वाइन करने के बाद ऑब्लिकली डाउनवर्ड आएंगी और उसके बाद वो जाके राइट के साथ ज्वाइन कर लेंगी, और ये दोनों मिलकर राइट और लेफ्ट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन सुपीरियर वेना केवा फॉर्म करेंगी। अभी सुपीरियर वेना केवा की पोस्टीरियर सरफेस पे या पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एजाइगस वेन जो है वो लंबर वेन, ठीक है, इंटरकोस्टल वेन्स, वो जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब बुक्स खोलें और उसको जो है ना याद करना शुरू करें, क्योंकि फिर आपकी सब स्टेज करीब आने वाली है, तो जो है ये आपको इसका सीक्वेंस याद हो जाए। अच्छा, आगे मूव करते हैं। यहाँ तक कोई आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, एजाइगस वेन एंड केवल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि किस तरह जो है वो जो आपकी सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्ट हो रही, तो एजाइगस वेन जो है अल्टरनेटिव पाथवे कैसे दे रही है, वीनस रिटर्न कैसे कर रही है राइट एट्रियम में। ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह पॉसिबल है कि वेन्स और उनकी ट्राइब्यूटरीज जो वो कनेक्ट करती है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। अब ये देख लें कि अगर कहीं सुपीरियर वेना केवा में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, तो जितना ब्लड है वो
वो सी इंटरकॉस्टल वेन से, हेमिजाइगस वेन से, ये सारी की सारी इसको आके इंटरलिंक कर लेंगी। ठीक है, इसी तरह इंफीरियरली भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वो किस तरह आके ट्राइब्यूटरीज के थ्रू इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर देगी। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम। अ, अच्छा जी, एनेरिज्म एंड कॉक्टेशन ऑफ द एओर्टा। एनेरिज्म जो है और जो इसकी अप्लाइड है कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है उसमें एनेरिज्म डायलिटेशन को कहते हैं। ठीक है, और जो कॉक्टेशन है वो नैरिंग को कहते हैं। द आर्च ऑफ एओर्टा लाइज बिहाइंड द, जो आर्च ऑफ एओर्टा है, जैसे कि आपको मैंने काफी दफा बताया है कि आपके मेनिब्रम स्टर्नाई के बिल्कुल बिहाइंड आर्च ऑफ एओर्टा है। ठीक है, मेनिब्रम स्टर्नाई के पीछे जो है वो आर्च ऑफ अयोटा है। अ ग्रॉस डायलिटेशन ऑफ द अयोटा एनेरिज्म, एनेरिज्म डायलिटेशन को कहते हैं कि बेसिक जो ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है जो आपको नेकेड आई से नजर आए। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डायलिटेशन की बात नहीं कर रहे, ग्रॉस डायलिटेशन ऑफ द एओर्टा एनेरिज्म। एनेरिज्म का मतलब ही डायलिटेशन है। मे शो इटसेल्फ एज अ पर्स्टाइल स्वेलिंग इन द सुप्रास्टर्नल नॉच। तो ये एक पल्स स्टाइल स्वेलिंग आपको सुप्रास्टर्नल नॉच में फील होगी, पल्स स्टाइल स्वेलिंग। ठीक है, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा इज अ कंजेनिटल नैरोइंग ऑफ द एओर्टा, यानी कि उसका जो ल्यूमन है, अब ये कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है वो एक्वायर्ड भी हो सकता है ओल्ड एज में। ठीक है, वो किसी लीजन की वजह से, किसी जो एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से कॉक्टेशन हो जाए। ठीक है, और जो कंजेनिटल है उसमें जो ल्यूमन है वो इनसाइड जो है वो टाइट हो जाएगा, नैरोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकली द कार्डिनल साइंस ऑफ एओर्टिक कॉक्टेशन इज एब्सेंट और डिमिनिश पल्सेस इन द फेमरल आर्टरीज ऑफ बोथ लोअर लिम्ब। ठीक है, क्लिनिकली जो है इसकी जो साइंस है एओर्टिक कॉक्टेशन के, वो ये है कि जो लोअर लिम्ब की फेमरल आर्टरीज हैं वहां पर पल्सेस जो है वो एब्सेंट होंगी, डिमिनिश्ड होंगी। ठीक है, टू कंपनसेट फॉर द डिमिनिश वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड की जो सही वॉल्यूम में जो उसने पहुंचना है लोअर लिम्ब में, तो वो कैसे जो होगा वो कैसे पहुंचेगा, तो वहां पर कोलेट्रल्स जो है आके बाईपास एक रूट बनाएंगे जहां ब्लड की सप्लाई करेंगे। ठीक है, टू कंपनसेट फॉर द डिमिनिश वॉल्यूम ऑफ ब्लड reaching the lower part of the body, an enormous collateral circulation develop which with dilatation of the internal thoracic। ठीक है, एक तो एक collaterals बन जाएंगे। ठीक है, बाईपास चैनल बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बेसिक जो है फेमरल आर्टरीज, वहां पर अयोटा की कॉक्टेशन की वजह से वहां पर भी प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं आ रहा, उसकी वजह से कोलेट्रल्स बन जाएंगे। और साथ साथ क्या होगा कि इंटरनल थोरेसिक, सबक्लेवियन और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी, इन सबको कंपनसेट करने के लिए, ताकि थ्रू आउट द बॉडी जहां जहां जो है वो ब्लॉक्ड है या नैरोइंग है तो वहां पर ब्लड सप्लाई हो सके। ठीक है, अब किस लेवल पे कॉक्टेशन है वो फिर आपका जो है वो अभी इस अप्लाइड से रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो फर्दर उसकी एडवांसमेंट है। अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ फिर गूगल कर लें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉक्टेशन ऑफ अयोटा बताया है, ना असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा एंड डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा किस लेवल को स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, और इसकी और मज़ीद डिटेलिंग में जाने अगर आपके पास टाइम है तो वो फिर आप और जो है दूसरी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आपके लिए ये मोर देन इनफ है कि बस अगर कहीं एनेरिज्म है तो उसको डायलिटेशन की वजह से क्या हो रहा है, पल्स स्टाइल स्वेलिंग हो रही है सुप्रास्टर्नल नॉच में। ठीक है, कॉक्टेशन है तो वो कंजेनिटल यानी पैदाइशी जो है वो अयोटा की नैरोइंग होती है।
तो जब नैरोइंग हो जाएगी तो ब्लड उस वॉल्यूम में थ्रू आउट द बॉडी जो है वो नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो वो डिमांड और नीड जो है वो पूरी नहीं होगी। तो उसके लिए कोलेट्रल्स आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने पहले से ही बनाए होते हैं। तो बस जब वो किसी जगह की ब्लॉकेज होती है तो वहां पर वो कोलेट्रल्स अपना वर्क जो है एक्टिविटी में जो है वो आ जाते हैं और अपना वर्क जो है ना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, एक तो कोलेट्रल्स जो अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे, साथ में इंटरनल थोरेसिक सबक्लेविन आर्टरी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज भी डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, ताकि सप्लाई एंड नीड की डिमांड पूरी हो सके। ठीक है, यहाँ ये इस डायग्राम को लगाने का यही मकसद था कि कुछ बच्चे फिर सवाल करेंगे कि मैम किस लेवल पर है, तो ये लेवल जो है वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं कि अयोटा का कौन सा पार्ट है। ठीक है, या एनोरिज्म में या कॉक्टेशन में, तो किसी भी लेवल में एनोरिज्म हो सकता है और किसी भी लेवल पे आपका जो है कॉक्टेशन हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है उसमें ये भी आपका एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है और वहाँ आई होप डिटेल में आप डिस्कस किया होगा और आपको वहाँ पर काफ़ी इसका कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। मैं यहाँ पर इसको बस नॉर्मल तरीके से आपको बता देती हूँ। द डक्टस आर्टरियोस, क्योंकि सारा कुछ एक कंटिन्यूटी में अप्लाइड जा रही थी तो मैंने सोचा कि इसको मिस ना करूं। हालांकि ये पार्ट आपका एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है मगर फिर भी सोचा कि इसको लगा लेना बेहतर है इसमें। ठीक है, कौन से बेटा अंबर, कौन से एग्जाम आपके कैंसिल हो गए? अब क्या साल रिपीट होगा बेटा? कुछ नहीं पता, बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए आसानी पैदा करें और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, और जिनको हो गया है वो रिकवर कर जाएं। बाकी इस बारे में कोई मुझे डिटेल्स पता नहीं है। और बेटा अभी देखें एनुअल एग्जाम जो है वो उसके लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी आप कंसंट्रेट सिर्फ अपनी पढ़ाई पे करें। साल रिपीट होता है नहीं होता उसको भी आप छोड़ें। ठीक है, तो अभी तो जो आपकी कंटिन्यूटी में चीजें चल रही हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ना शुरू करें। ये मत सोचें कि ये चीजें रिपीट होंगी। किसी को भी कुछ नहीं पता कि जो है वो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है आप साथ साथ उसको पढ़ें, उसको याद करें। आपके पास अभी इतना मैक्सिमम टाइम है कि आप जो है अपनी स्टडीज को साथ साथ इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, गूगल करें, आप अपने एटलस खोलें, आप जो डिटेलिंग में स्टडी करना चाह रहे हैं उसको स्टडी करें। ठीक है, और अभी तो आपके पास इतना गोल्डन टाइम है कि कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ नॉर्मल पढ़ाई जा रही होती हैं और जैसे जैसे आप आगे इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे आने वाले सालों में सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो आप अभी कोई और गूगल करके आप इसकी जो डिजीजेस हैं, ठीक है, जैसे लाइक अभी मैंने कॉक्टेशन ऑफ एयोटा बताया, आपको एनेरिज्म्स बताएं। ठीक है, तो आप इसको गूगल करके देख लें, क्योंकि आपको फिर ये सर्जरी में बहुत हेल्प आउट करेगा। ठीक है, कुछ जैसे क्या कहते हैं, अभी आप हार्ट पढ़ रहे होंगे, उसमें आप देख रहे होंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन है कॉरोनरी वेसल्स की। फिर आप जो है वो क्लिनिकल डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे कॉरोनरी एंजियोग्राफी होती है। ठीक है, और जो है और क्या बताऊं मैं आपको, जैसे कि फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर्स की फिर आप देख सकते हैं सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर्स क्या होता है। मतलब आप इसको एक्सप्लोर करें चीज़ों को। ठीक है, रादर आप इसको वेस्ट करें टाइम को, आप इसको अपनी किसी प्रोडक्टिव उसके एफर्ट करें। ठीक है, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। ठीक है, आप आराम से बैठ के घर में चीज़ों को स्टडी करें। ये सोचना छोड़ दें एनुअल एग्जाम्स होने के नहीं होने, मगर अभी आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उस पर आपका जो है क्या कहते हैं टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, फिर सब स्टेजेस चलती हैं, फिर आपकी स्टेज होती है। इसके ऊपर फोकस करें कि आपने पास करना है और अच्छे तरीके से पास करना है। ठीक है, क्योंकि ये फिर आपका सारा इंटरनल असेसमेंट में काउंट होगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल से मैंने आपको काफ़ी बड़ा ही लेक्चर दे दिया है इसके ऊपर। हाँ बेटा, जाने तो जहान है। ठीक है, अल्लाह सेहतियाब करे। कोरोना पेशेंट्स बिल्कुल ऐसे ही है, जाने तो जहान है, मगर ठीक है अभी आप कंसंट्रेट करें जो आपके पास है। ठीक है, घर पे बैठे, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे ईद पे इधर उधर मिलने गए हैं
और काफ़ी ज़्यादा वो इफ़ेक्टेड हो गए हैं अपने फ्रेंड से। आगे और बहुत सी वजूहात बनी उनके साथ। बस अल्लाह ताला करम फरमाएं और सबके साथ जो है वो अच्छा ही करें। चलें आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है, द डक्टस आर्टरियोसिस रिप्रेजेंट द डिस्टल पोर्शन ऑफ द 6 लेफ्ट aortic arch। जो 6 लेफ्ट aortic आर्च, ये जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना एम्ब्रियो की, उसमें ये डक्टस आर्टरियोसिस रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्टल पोर्शन ऑफ द 6 लेफ्ट aortic आर्च को, ठीक है, एंड कनेक्ट द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू द बिगिनिंग ऑफ द डिसेंडिंग एयोटा। और इसने यहाँ पर बाईपास करना है लंग्स को, क्योंकि लंग्स ने जो है ना वो इन्फ्लेट नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है जो वेसल है, इसने लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर दिया बिगिनिंग ऑफ द डिसेंडिंग एयोटा के साथ, ठीक है। तो जितना भी ब्लड है वो यहाँ से ट्रेवल कर जाएगा डिसेंडिंग एयोटा में, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि आपको पता है कि जो बेबी है वो अपनी ऑक्सीजन ले रहा होता है मदर से, ठीक है। तो उसको लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से, नेचर की तरफ से है कि यहाँ पर एक वेसल जो है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, को कनेक्ट करेगी डिसेंडिंग एयोटा के साथ, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस। During fetal life, blood passes through it from the pulmonary artery to the aorta, thus bypassing the lungs, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। आफ्टर बर्थ इट नॉर्मली कंस्ट्रिक्ट, जैसी बर्थ हो जाएगी बेबी की तो नॉर्मली ये बंद हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्लोज हो जाएगी और फिर ल्यूमन जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा इसका, और फाइनली कर दें। अच्छा जी, आफ्टर बर्थ इट नॉर्मली कंस्ट्रिक्ट, लेटर क्लोजेस एंड बिकम द लिगामेंटम आर्टरियोसिस, ठीक है। पैदाइश के बाद जो है वो पहले कंस्ट्रिक्ट करेगी, उसके बाद क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो डक्टस आर्टरियोसिस था ये लिगामेंटम आर्टरियोजम बन जाएगा, ठीक है। फेलियर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस टू क्लोज में अकर एज एन आइसोलेटेड कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। अगर ये डक्टस आर्टरियोसिस बर्थ के बाद क्लोज नहीं होता, फेल हो जाता है, ठीक है, तो आइसोलेटेड कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी और मे बी एसोसिएटेड विद कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट करेगी कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में, ठीक है। अब परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट मींस खुला हुआ डक्टस आर्टरियोसिस है। अगर ये अगर ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, तो नतीजा ये निकलेगा कि हाई ब्लड, हाई प्रेशर एयोटिक ब्लड पासिंग इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद रेज द प्रेशर इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, एंड शुड बी लाइगेटेड एंड डिवाइडेड सर्जिकली। जब बच्चे को सिम्टम्स जो है वो होंगे और फिर इसका वाहिद हल यही है कि लाइफ थ्रेटनिंग अगर इसको सर्जिकली ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, सर्जिकली ये है कि इसको लाइगेट कर दिया जाता है और बस इसका यही एक वाहिद हल है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम। ये सच पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की पिक्चर नहीं है, मगर चूंकि वो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आपका टॉपिक था और मैंने उसको सोचा कि आपको दोबारा से एक दफ़ा कवर करा देना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए था कि मैं एक दफ़ा आपको सर्कुलेशन बता दूं, जो कि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ आपको, कि आपका जो ब्लड है वो कैसे आपका अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से आएगा इनटू द राइट एट्रियम थ्रू सुपियन वेना केवा इजाइगस वेन, और जो है कोरोनरी साइनस जो है वो सारा का सारा हार्ट का जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी के थ्रू भी सुपियर वेना मतलब वो आपके पोस्टीरियर एट्रियम के एस्पेक्ट पे खुलता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये फिर जाएगा पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो सारा का सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट लंग में लेकर जाएगा, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट लंग में लेकर जाएगी। यहाँ से ऑक्सीजनेशन होने के बाद 2 पल्मोनरी वेन्स जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी इनटू द लेफ्ट एट्रिया। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही होगा, तो यानी कि 4 पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर जाएंगे इनटू द लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एयोटा के थ्रू
फिर आर्च ऑफ एयोटा एंड डिसेंडिंग थोरेसिक एयोटा एब्डोमिनल एयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम। पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम जो है वो फ्रेनिक नर्व की जो है सेक्शनिंग से सर्जिकली, ठीक है, या क्रशिंग हो जाए, और या फिर कोई ट्यूमर है मेलिग्नेंट जो कि उसको जो है प्रेशर इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा। या फिर टीबी की वजह से प्रीवियसली इसको क्या किया जाता था, सेक्शन कर दिया जाता था ताकि लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स को जो है वो रेस्ट दिया जाए, ताकि डायफ्राम की मूवमेंट नहीं होगी तो वो रेस्ट पे होंगे। ठीक है, इसको हम रीड आउट भी कर लेते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दिया कि पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम कैसे है। अच्छा जी, अच्छा, द फ्रेनिक नर्व में बी पैरालाइज्ड। तेनू मैं दसदी हां। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? कोई एक बच्चा लिख कर बता दे। आयशा आप ही बता दो, अब आ रही क्लियर आपको? हाँ, ठीक है। अच्छा जी, अब paralysis of the diaphragm, the phrenic nerve may be paralyzed because of pressure from the malignant tumor in the mediastinum। ठीक है, अब ये जो mediastinum है, ठीक है, आपको पता है कि फ्रेनिक नर्व की जो पैसेज है वहीं से है, और mediastinum में कोई ट्यूमर है, malignant है, ठीक है, जो कि अपना साइज जो है वो उसका जो है वो बढ़ता जा रहा है और वो प्रेशर इफेक्ट दे रहा है, और अल्टीमेटली फ्रेनिक नर्व पैरालाइज होगी उस प्रेशर इफेक्ट से। ठीक है, सर्जिकली क्रश हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन नेक, जब प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम सर्जिकली कोई क्रशिंग हो गई या सेक्शनिंग की गई फ्रेनिक नर्व की नेक में, ताकि डायफ्राम को या तो खुद से पैरालाइज किया जाए किसी वजह की सूरत में, या फिर बगैर वजह के ही नेग्लिजेंस से वो जो है वो सेक्शन हो गई या क्रश्ड हो गई। ठीक है, दोनों सूरतों में या तो कोई वजह है और या बगैर वजह के, ठीक है, नेग्लिजेंस से। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि पैरालिसिस हो गया डायफ्राम का, जिस साइड की फ्रेनिक नर्व सेक्शन हुई या क्रश हुई या खुद साख्ता तौर पे उसको सेक्शन किया गया। ठीक है, तो उस साइड का डायफ्राम पैरालिसिस में चला गया, पैरालाइज्ड हो गया। ठीक है, वंस was once used as a part of the treatment of the lung tuberculosis। ये पहले प्रैक्टिस किया जाता था लंग ट्यूबरक्लोसिस में, उस साइड पे जो है ना उसको जो है सेक्शन कर दिया जाता था, स्पेशली ऑफ द लोअर लोब्स के लिए, क्या क्योंकि जो लोअर लोब्स ऑफ द लंग है वो रेस्ट करें। ठीक है, द इमोबाइल डोम ऑफ द डायफ्राम रेस्ट द लंग। ठीक है, अब वो डायफ्राम चूंकि सेक्शन होगी फ्रेनिक नर्व, तो इस तरह लंग उस पर रेस्ट करेंगे, सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये पिक्चर भी इसीलिए लगाई है मैंने कि ये देखें, ये जो है वो डायफ्राम है। ठीक है, लंग्स तो बेटा रिमूव कर लिए हैं, ठीक है, मगर लगाने का मकसद ये है कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेनिक नर्व जो ना लेफ्ट फ्रेनिक नर्व और पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी और वेन्स के साथ जो अकम्पनी करती हुई नीचे आ रही है और ये डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर सेक्शन कर देंगे तो वही पैरालिसिस हो जाएगी, और कोई वजह नहीं है यहाँ पर ये डायग्राम को लगाने का। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शंस में। esophageal constriction, एक मिनट, ठीक है जी, esophageal constrictions। The esophagus has three anatomic and physiological constriction। अब ये जो है ना इसकी तीन anatomic और physiological constrictions है नेचर की तरफ से। The first is where the pharynx joins the upper end। ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन कहाँ, जहाँ pharynx ने ज्वाइन करना है एंड पे। ठीक है, फेरिंग्स जहां पर इसोफेगस को ज्वाइन करता है, ठीक है, उस लेवल पे। द सेकेंड
is where the aortic arch and the left bronchus cross its anterior surface. जहाँ पर सेकंड वहाँ कंस्ट्रिक्शन है जहाँ aortic arch और left bronchus क्रॉस करता है इसकी anterior surface पे, ठीक है। और जो थर्ड है अगर where the esophagus pass through the diaphragm into the stomach, जहाँ ये diaphragm से पास होकर stomach में जाएगा, तीन कंस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा ये डायग्राम भी हम देख लेते हैं, ये देख लें। अब जहाँ पर एक तो वहाँ कंस्ट्रिक्शन है जहाँ पर esophagus जो है फेरिंक्स के साथ कंटिन्यू है, फिर जहाँ ये aortic arch और ब्रोंकस जो है वो क्रॉस करते हैं, फिर जहाँ डायफ्राम से इसकी पैसेज है स्टमक के अंदर, ठीक है। सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकियोटिक कंस्ट्रिक्शन एंड डायफ्रेगमेटिक कंस्ट्रिक्शन, ये तीन कंस्ट्रिक्शन बेसिकली आपको याद होनी चाहिए आपके एमसीक्यू रिलेटेड, ठीक है। 7.2 इंचेस 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 11.2 इंचेस 28 सेंटीमीटर, 17.2 और 44 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैंने आपको कंस्ट्रिक्शंस बता दी, तीन एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रिक्शंस आ गए, ठीक है। दीज कंस्ट्रिक्शंस आर फॉर कंसिडरेबल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर साइड वे swallowed foreign bodies can lodge। इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में इस वजह से ये कंस्ट्रिक्शंस को इंपॉर्टेंस दी गई है कि जहाँ पर फॉरेन बॉडीज जो है वो फंस सकती हैं, swallow करके फॉरेन बॉडीज जो है ना वो लॉज्ड हो जाएंगी। या फिर जब आप इसोफेगोस्कोप जो है वो पास करते हैं तब भी डिफिकल्टी से जो है ना वो गैस्ट्रोस्कोप जिसको कहते हैं, ठीक है, या इसोफेगोस्कोप। इसोफेगोस्कोप तो आपने इसोफेगस की इंटीरियर को विजुलाइज करने के लिए जो है पास करते हैं। तो जब वो आप पास करेंगे तो बेसिक जो यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन है इसोफेगस, चूंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो इसोफेगस जो है उसमें बेसिक तीन कंस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसोफेगस जो है इसोफेगोस्कोप को भी यहाँ पर हिंड्रेंस का सामना मतलब फेस करना पड़ेगा, रुकावट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो तीन कंस्ट्रिक्शंस के लेवल पर, ठीक है। और जो गैस्ट्रोस्कोप डालेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके स्टमक की विजुअलाइजेशन के लिए, मगर फिर भी उसने इसी रूट को फॉलो करना है जो इसोफेगोस्कोप ने फॉलो करना है, तो उसने भी इन्हीं सारी कंस्ट्रिक्शन को फेस करना है। ये ना हो कि बाद में अगर आपसे पूछे जाए कि अगर गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे तो उसमें कंस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, सिर्फ इसोफेगोस्कोप करने में ही कंस्ट्रिक्शन होगी, नहीं। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट जो है अंदर आप इनर को विजुलाइज करने के लिए डालेंगे वो ये सारी की सारी कंस्ट्रिक्शन को फेस करेगा, ठीक है। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि फॉरेन बॉडी लॉज होगी, ठीक है, इन कंस्ट्रिक्शंस में हो सकती है, ठीक है। दूसरा इसोफेगोस्कोप या इसोफेगोस्कोपी करते वक्त जो इसोफेगोस्कोप हम डालेंगे उसको इन कंस्ट्रिक्शन को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। Because a slight delay in the passage of food or fluid occurs at these level, ठीक है। इन जो कंस्ट्रिक्शंस की वजह से किसी फूड या फ्लूइड को जो है उसके पैसेज के लिए भी डिले हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये नॉर्मल कंस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। स्लाइट डिले हो सकता है किसी खाने के, किसी पानी के, किसी लिक्विड के, यहाँ इन लेवल्स जहाँ पर कंस्ट्रिक्शन है वहां से पास होने के लिए। और उसके अलावा ड्रिंकिंग ऑफ कास्टिक फ्लूइड्स, ठीक है, जैसे लोग ब्लीच पी लेते हैं, कोई एसिड्स पी लेते हैं, तो इस जगह पे भी इसी जगह जहाँ कंस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्चर्स में बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और वो सर्जिकली ही जो है वो उसको रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जब आप जाएंगे तो ईआर में काफी केसेस देखेंगे कि लोग एसिड्स पी के आ गए, ब्लीच पी के आ गए, कुछ लोग इंटेंशनली पी लेते हैं, कुछ लोग जो है वो जो है गलती से पी लेते हैं। जैसे घरों में प्रैक्टिस किया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोई ऐसी बॉटल्स हैं, जूसेस की बॉटल्स हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं ये जो होते हैं ब्लीचिंग एजेंट्स डाल देते हैं, और जैसे ड्रेनेज ओपनिंग जो है लोकल दुकानों से लेके भरवा के या केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये घर में प्रैक्टिस होती है और सिर्फ ये जो है गलती से कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी पी सकता है और इंटेंशनली, यानी कि दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है।
those constrictions are also the known site of carcinoma of the esophagus. ठीक है, अब ये जो है ये जो कंस्ट्रिक्शन है यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटी है कि इन वाली कंस्ट्रिक्शन के लेवल पर कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस की भी कॉमनेस्ट साइट है, ठीक है, फेवरेबल साइट है. अच्छा, इट इज यूजफुल टू रिमेंबर दैट द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द अपर इंसाइजर टीथ. अब ये जो है इनकी इंसाइजर टीथ से इनकी जो है वो डिस्टेंस को काउंट किया जाता है, ठीक है. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ये डिस्टेंस कैसे लेना है कि आप जाके ये डिस्टेंस लिरेंजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स जहाँ पर एसोफेगस उसको ज्वाइन करता है वहां से लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो आप लोगों ने कोई ऐसे पैरामीटर्स रखने हैं और ऐसे पैरामीटर्स रखे गए हैं कि इसकी मेजरमेंट हमने कहाँ से लेनी, इंसाइजर्स टीथ से हमने इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है. इट इज यूजफुल टू रिमेंबर दैट द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस from the upper incisors teeth, upper incisors, not the low one, ठीक है, are 6 inches, 10 inches and 16 inches respectively, which is 15 centimeter, 25 centimeter and 41 centimeter. ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये कंस्ट्रिक्शन 15 सेंटीमीटर, 6 इंचेस, 10 इंचेस, 25 सेंटीमीटर्स एंड 16 इंचेस, 41 सेंटीमीटर. और ये आपके इंसाइजर्स टीथ से आपने ये मेजरमेंट स्टार्ट की है. पहली कंस्ट्रिक्शन सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन है, देन ब्रोंकियो अयोटिक कंस्ट्रिक्शन जहां ब्रोंकस और अयोटा की मैंने बताया आपको क्रॉसिंग हो रही है, और फिर जहां पर आप देख रहे हैं कि इसोफेगस पेयर्स करता है डायफ्राम को और एंटर हो जाता है स्टमक में, डायफ्रेगमेटिक कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा जी, कार्सिनोमा ऑफ द लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस बहुत फेवरेबल साइट है और कॉमन कार्सिनोमा जो है ना वो यहीं पर डेवलप होते हैं. द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस की जो ब्लड सप्लाई थी वो सीलिक ट्रंक से आई लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल जिसने लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस को सप्लाई किया, ठीक है. वहीं पर इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज सिलिक नोड्स के थ्रू हो जाएगी जो गैस्ट्रिक वेसल्स को सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, वो इसोफेगस के भी लिम्फेटिक ड्रेनेज का करेंगे, ठीक है. द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द लोअर थर्ड ऑफ द इसोफेगस descend through the esophageal opening in the diaphragm and ends in the celiac nodes around the celiac artery. यानी कि जो आर्टरी सप्लाई कर रही थी सीलिक ट्रंक से निकली सीलिक आर्टरी, ठीक है, उसने एक मेजर जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस को सप्लाई किया और यहीं से लिम्फेटिक ड्रेनेज सीलिक नोड्स के थ्रू जाएगी, ठीक है. A malignant tumor of this area of the esophagus would therefore tend to spread below the diaphragm. अब इस एरिया ऑफ एसोफेगस जो कि लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस है ना, उसमें जो malignant ट्यूमर है ये स्प्रेड करेंगे डायफ्राम से नीचे, ठीक है, बिलो द डायफ्राम अलोंग दिस रूट, क्योंकि उसने ड्रेन कहाँ कर रहा है, सीलिक ट्रंक जो कि आपका डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांच है, ठीक है, एंटी एस्पेक्ट की. अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंटली सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लीजन. म्यूट हो जाता है. अब ठीक है, वैसे लगता है जैसे कोई बर्तन धो रहा है अंदर बैठ के. बच्चे लगता है वो बच्चे ही लगता है हेडफोन्स लगा के बर्तन धो रहे हैं. अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंटली सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लीजन. अच्छा जी, अब ये देखिए सर्जिकली जब रिमूव करेंगे इस लीजन को, ठीक है, लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस, ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसको सर्जिकली उसका रिमूवल करना है, विच इज प्राइमरी लीजन, ठीक है. Consequently, surgical removal of the lesion, which would include not only the primary lesion but also the celiac lymph node. अब वहां से celiac lymph node जो कि सिर्फ लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस को ड्रेन नहीं थे कर रहे, बाकी भी वहां से स्टमक की भी सारी की सारी ड्रेनेज हो रही थी, ठीक है. तो एंड ऑल द रीजन्स दैट ड्रेन इनटू दीज नोड, ये सारा का सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नेमली द स्टमक, द अपर हाफ ऑफ द डिडनम, द स्प्लीन एंड द ओमेंटा, ठीक है, इन सबको. तो आई होप
आपको समझ आ गया? आगे मूव करते हैं जी। अब आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ डायग्राम लगाने का मकसद मेरा ये है कि आप देख रहे हैं कि ये इसोफेगस है जो कि डायफ्राम को लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम को पेयर्स करके जो है वो जा रहा है और ओपन होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। और लेवल आपको अब याद हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि डिसेंडिंग एब्डोमिनल एयोटा की जो ब्रांच है सीलिएक ट्रंक, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये सबसे नीचे देखें तो इन्फीरियर वेना केवा जो ब्लू वाली है, नीचे आप डायफ्राम के नीचे आ जाएं, ठीक है। आपको यहाँ पर राइट ये जो है ब्लू कलर की इन्फीरियर वेना केवा नजर आ रही है, ठीक है। और ये आपको डिसेंडिंग एब्डोमिनल एयोटा का सीलिक ट्रंक नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलेगी जो कि सप्लाई करेगी स्टमक को, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को करेगी, साथ ही लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस को, और यहीं पे जो सीलियक नोड्स हैं वहां से भी ड्रेनेज होगा। और यहाँ लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस जो है वो जो कार्सिनोमास हैं, ठीक है, वो फेवरेबल साइट है। और यहाँ पर जब सीलिक नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इन सबको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लीजन वुड इंक्लूड नॉट ओनली द प्राइमरी लीजन, यानी कि लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस था ना कार्सिनोमा, ठीक है। तो सर्जिकली सिर्फ रिमूवल ऑफ द लीजन वुड इंक्लूड नॉट ओनली द प्राइमरी लीजन, सिर्फ हम लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस को नहीं रिमूव करेंगे, साथ साथ आपने उनको भी रिमूव करना है जो इन सारी चीजों को ड्रेन कर रहा था। सीलिक नोड लोअर वन थर्ड ऑफ द एसोफेगस को तो ड्रेन कर रहा है मगर बाकी स्टमक को भी ड्रेन कर रहा है, ठीक है। अपर हाफ ऑफ द ड्यूडेनम को भी कर रहा है, स्प्लीन को भी कर रहा है, ठीक है, ओमेंटा को भी कर रहा है। तो इन चीजों को भी आपने रिमूव करना है। कॉन्सिक्वेंटली सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लीजन would include not only the primary lesion but also the celiac node, celiac lymph node, and all regions that drain into these node, namely stomach, upper half of the duodenum, spleen, and the omentum. ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको लेफ्ट रिकर लेरेंजियल नर्व नजर आ रही है, ये आपको थोरेसिक पार्ट ऑफ द एसोफेगस नजर आ रहा है, ये आपको एसोफेजियल प्लेक्सस बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और ये इंटीरियर वेगल ट्रंक नजर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आपको पोस्टीरियर वेगल ट्रंक नजर आएगा। इंटीरियर वेगल ट्रंक लेफ्ट वेगस नर्व से बनता है और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक आपका राइट वेगस नर्व से बनता है। चलें आगे मूव करते हैं। बेरियम स्वालो, बेरियम स्वालो जो है एक रेडियोलॉजिकल जो है रेडियोग्राफिक पे आपकी इमेज देता है, ठीक है, बेरियम स्वालो। और कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कंस्ट्रिक्शंस हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं हम इसोफेगस में, स्टमक में। फिर उसका बेरियम स्वालो का फिर रेडियोग्राफ लेते हैं। द इसोफेगस एंड द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब बेरियम स्वालो हम यहाँ पर बहुत सारी पर्पस के लिए करते हैं मगर हम चूंकि इसोफेगस पढ़े तो हम उसी से जो है वो स्पेसिफिक होंगे। द इसोफेगस एंड द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है, उसको द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द इंटीरियर वॉल ऑफ द एसोफेगस, ठीक है। अब एसोफेगस की इंटीरियर वॉल हो गई, इसका आपस में रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है। और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल और एसोफेगस की इंटीरियर वॉल आपस में क्लोज रिलेशनशिप में, ठीक है, यानी कि क्लोज अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। हैज ऑलरेडी बीन एम्फसाइज्ड। A barium swallow may help a physician assess the size of the left atrium in case of left-sided heart failure. अब barium swallow जब आप कराएंगे तो वो आपका जो है फिजिशियन को असेस करने में आसानी हो जाएगी कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है, ठीक है, उसकी साइज को, लेफ्ट एट्रियम की साइज को असेस कर ले, ठीक है। अच्छा, पोर्टल सिस्टमिक वीनस एनास्टोमोसिस, पोर्टल सिस्टमिक वीनस एनास्टोमोसिस जो है अच्छा, portal systemic venous anastomosis at the lower third of the esophagus is an important portal systemic venous anastomosis, ठीक है। lower third of the esophagus में आपको पता है portal systemic venous anastomosis बहुत जो important है।
here the esophageal tributaries of the esophagus vein, ठीक है, anastomose with the esophageal tributaries of the left gastric vein. यहाँ पर esophageal जो tributaries हैं esophagus vein की, यानी esophagus vein ने जो esophagus को tributaries दी हैं वो anastomose करेंगी किसके साथ, जो left gastric vein की esophageal tributaries के साथ, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली ड्रेन करेगा पोर्टल वेन में. अब अगर इस लेवल पे जो है पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल इन सिरोसिस ऑफ लिवर में पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, डेवलप होगी रिजल्टिंग इन डायलिटेशन एंड वेरी कॉसिटीज ऑफ द पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस, ठीक है, वेरिकोज्ड इसोफेजियल वेन में रप्चर ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड, ठीक है. तो जब वेरिकोज्ड हो जाएंगी, ठीक है, डायलेटेड हो जाएंगी इसोफेजियल वेन्स, तो फिर जब भी फूड का पैसेज होगा तो ये रप्चर करेंगी, हिमेटिमेसिस होगा, हिमेटिमेसिस जो ना ब्लड एंड वॉमिटिंग आएगा, ठीक है, विच में फेटल, ठीक है, और इसको फिर जो है क्या कहते हैं उसको, इसोफेजियोस्कोप के थ्रू लाइगेट कर देते हैं, ठीक है. अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा का सारा आपको जो है इसोफेजियल प्लेक्सस है, और ये कैसे इसकी ट्राइब्यूटरीज और कैसे पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस हो रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ से ले रहा है, कैसे कैसे ड्रेन कर रहा है, ठीक है, ये सारा आगे. थैंक यू. आई होप आपको जो है आज का जो है काफ़ी डिटेल में मैंने जितनी भी आपकी अप्लाइड एनाटमी थी रिलेटेड टू द ये क्या कहते हैं उसको, मिडियास्टनम, वो मैंने आपकी कवर करा दी है, ठीक है. अब आप बुक खोल के पढ़ना शुरू करें. एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू लाइक आस्क मी, ठीक है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज.